Okay. What is friction? कौन बताएगा friction क्या? Anybody? What is friction? It is an बोलो. It is an opposing force which comes into play whenever there is relative motion. Whenever there is relative motion. देखिए यहाँ पे सब लोग, जब कभी भी relative motion होगा तो friction will comes into play. मान लो ये कोई भी स्लाइडिंग सरफेस है, स्लोप है कोई, और आप इसके ऊपर किसी बॉडी को रखते हो, इसकी टेंडेंसी किधर होगी जाने की? नीचे की तरफ. इसको नीचे कौन लेके आएगा? इसको नीचे कौन लेके आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट. ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगती है? mg. लेकिन वो किस तरफ लगती है? देखो, वो लगती है इधर, और ये एंगल है थीटा. हमेशा आपके पास दो कंपोनेंट बनते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में. इधर वाला कंपोनेंट होता है mg sin थीटा. इसी इंक्लाइन सरफेस पे हमें नीचे की तरफ कौन लेके आएगा? mg sin थीटा. और जो फोर्स हमें रोकेगी वो किधर लगेगी फिर? पीछे की तरफ. इस तरफ वो फोर्स लगेगी जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. इसकी टेंडेंसी किसको अपोज करने की? बॉडी के नीचे आने को. और कई बार ऐसे होता है कि बॉडी नीचे आती नहीं है. आप किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, मैंने इसके ऊपर बॉडी को रखा, दिस इज इंक्लाइन प्लेन जो आप देख रहे हो डायग्राम में. इसके ऊपर बॉडी को रखा और इसको मैंने इंक्लाइन किया. अभी बॉडी नीचे नहीं आ रही. हमेशा बॉडी नीचे नहीं आती है. कारण, अगर mg sin थीटा को फ्रिक्शनल फोर्स ने बैलेंस कर लिया तो नहीं आएगी. बट जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा mg sin थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी. और फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है, मैंने बताया हुआ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन. और जब ये फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा होगी तो बॉडी विल मूव डाउन. ऐसे होता है. तो फ्रिक्शन किसको अपोज करती है? सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, फ्रिक्शन बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है. फ्रिक्शन किसको अपोज करती है? बॉडी के रिलेटिव मोशन. इज इट क्लियर? ओके. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ बेटा, कितने टाइप की मैंने बताई थी आपको? नाम बोलो. स्टैटिक, काइनेटिक. स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी होती है? व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? बॉडी एट रेस्ट पे जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन. Is the force that is created when two surfaces move or try to move across each other. The amount of friction produced during this process depends on the texture of both the surfaces and the amount of contact force that is pushing the two surfaces together. देखिए दोबारा से देखो. Is the force that is created. आपको दो सरफेस दिखाए जा रहे हैं. एक जो कि स्मूथ सरफेस है, जो सरफेस थोड़ा सा स्मूथ है वो आपको दिखा रहे हैं. ये वाला सरफेस लिटिल बिट स्मूथ है और ये वाला सरफेस रफ है. तो फ्रिक्शनल फोर्स इस चीज पे भी डिपेंड करेगी कि सरफेस कैसा है, सरफेस स्मूथ है या सरफेस रफ है.
तो एक बार ये वीडियो सब created when two surfaces move or try to move across each other. The amount of friction produced during this process depends on the texture of both the surfaces and the amount of contact force that is pushing the two surfaces together. okay. इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स किस चीज पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द सरफेस इज इन कांटेक्ट। जितना सरफेस स्मूथ होगा उतनी फोर्स कम होगी, जितना रफ होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो नोट करो। व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का कारण क्या है? फ्रिक्शन क्यों लगती है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसके लिए ना दो थ्योरी सामने आई थी। एक को हम बोलते हैं ओल्ड थ्योरी या ओल्ड व्यू। व्यू होता है देखने का तरीका, ओल्ड व्यू। एक होता है मॉडर्न व्यू, मॉडर्न थ्योरी, मोड थ्योरी या मोड व्यू। अब ओल्ड व्यू क्या था, सुनिए ध्यान से। ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग जैसे एक बॉडी है, ये किसी दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, ये कोई रफ सरफेस है, और इस बॉडी का भी सरफेस पूरी तरह से स्मूथ नहीं होता। अगर मैं इस बॉडी के सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखता हूँ तो इसके सरफेस पे भी इरेगुलरिटीज नजर आएंगी, इरेगुलरिटीज। और जो सरफेस जिसके ऊपर इसने मूव करना है उसमें भी इरेगुलरिटी हो गई, बिल्कुल स्मूथ नहीं होता सरफेस। ओल्ड व्यू ये कहता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगी तो ये इरेगुलरिटी आपस में एक दूसरे के बीच में फंसना शुरू हो जाती हैं, एंटेंगल हो जाती है। तो जब ये एंटेंगल होती है तो इनको आगे मूव करना मुश्किल हो जाता है। अगर दो इरेगुलरिटी ऐसे फंस जाए तो आपको जोर लगाना पड़ेगा ना मूव करवाने के लिए। तो ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन का कारण क्या है? इरेगुलरिटी या इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। इंटरलॉक, ऐसे इंटरलॉक हो जाता है। तो आप लिखिए कॉज ऑफ फ्रिक्शन में ओल्ड व्यू क्या कहता है? व्हाट इज ओल्ड व्यू? अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू लिखिए, अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, the cause of friction is, the cause of friction is the interlocking between the irregularity of the surfaces in contact, of the surfaces in contact. According to old view, the cause of friction is the interlocking between the irregularities of the surface in contact. ये कारण था। अब जितना सरफेस रफ होगा उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और जितना सरफेस स्मूथ होगा उतनी फ्रिक्शन। श्योर? अब इस व्यू के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आया? smoother the surface, smoother the surface, lesser be the frictional force, lesser will be the frictional force। ये आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया
बाय द ओल्ड व्यू कि अगर आपका सरफेस स्मूथ होगा, अगर आपका सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। स्मूथर द सरफेस लेसर बी द फ्रिक्शनल फोर्स, रफनेस ज्यादा होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगी। यहाँ अगर मैं इस सरफेस को, सुनते जाना ध्यान से, ये एक सरफेस है, इसको मुझे इसके ऊपर चलाना है, नीचे वाला भी रफ है ऊपर वाला भी रफ है, जैसे ही कांटेक्ट आएगा तो फ्रिक्शन आएगी ना। अब हमने क्या किया, इस सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, दिख रहा है ना, मैंने स्मूथ किया, नीचे वाले को भी थोड़ा सा स्मूथ कर दिया। अब जब ये बॉडी इस पे चलेगी तो इसको ऑपोजिशन कम मिलेगी, यस और नो, कम मिलेगी ना। अब मैंने इसको और भी स्मूथ कर दिया, 90% स्मूथ कर दिया, 10% रफ रहने दिया। ऐसे नीचे वाले सरफेस को भी मैंने और ज्यादा स्मूथ किया, इरेगुलरिटी कम होगी, फ्रिक्शन और भी कम होगी। ओके, अब हमने क्या किया, इसको 100% स्मूथ कर दिया। अब मैंने इस सरफेस को स्मूथ जो कर रहा था मैं बार बार, मैंने क्या किया, इस सरफेस को ऑलमोस्ट 100% स्मूथ कर दिया, इसको भी, और जिस सरफेस पे इसको चलना है उसको भी। मींस मैंने इसको एक्स्ट्रा स्मूथ कर दिया, एक्स्ट्रा। जितना स्मूथ आप कर सकते थे उतना आपने कर दिया स्मूथ, जितना आप कर सकते थे उतना आपने कर। बताओ क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगी, बहुत कम, ना के बराबर, जीरो। जीरो तो नहीं हो सकती लेकिन ऑलमोस्ट जीरो। अगर 100% स्मूथ हो फिर चलो कोई बात। आपका क्या नाम बेटा, बीच में जो बैठे दोनों के? कुशल। कुशल, आपको क्या लगता है बेटा कि अगर मैं इसको एक्स्ट्रा स्मूथ कर दूं तो फ्रिक्शन कम होगी या बढ़ जाएगी? इन केसेस के मुकाबले जो मैं पहले बता रहा हूं, कम होगी। मतलब मैं ये लिख लूं कि नेग्लिजिबल होगी, नेग्लिजिबल, जीरो नहीं बट ऑलमोस्ट जीरो, ऐसा ही है। चलो इसको, हाँ बेटा, आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं। ये मैंने ना आपके आंसर को कर दिया क्रॉस, आपके आंसर को मैंने क्रॉस कर दिया। एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन इन्फिनिटी जितनी हो जाती है, बाकियों से कई गुना ज्यादा हो जाती है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप क्या करो, अगर ग्लास की छोटी छोटी स्लाइड्स मिल जाए, जो जनरली बायोलॉजी वाले बच्चे एक्सपेरिमेंट करते होते हैं, या किसी लैब में ऐसे ग्लास की छोटे छोटे से टुकड़े मिल जाए, ग्लास ऑलमोस्ट स्मूथ होता है, जैसे ये ग्लास है ये स्मूथ है, इसकी रफनेस लेवल बहुत कम है। इसके ऊपर आप एक और ग्लास की स्लाइड ले लो, दोनों एक्स्ट्रा स्मूथ है ना, दोनों एक्स्ट्रा स्मूथ। चलो फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि इसमें कोई इरेगुलरिटी बच गई, तो आप हल्का सा पानी डाल दो ताकि वो भी उस एरिया को कवर कर दे, पानी अपनी लेयर बना लेगा तो वो इरेगुलरिटी को खत्म कर देगा ना दोनों तरफ की। अब तो ये एक्स्ट्रा स्मूथ हो गया, इसको अलग करने में बहुत जोर लगेगा आपका, इसको आप अलग ही नहीं कर सकते जल्दी से। और अगर किसी ने थोड़ा सा दबा दिया ना इसको, तो इसको कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं हम, कोल्ड वेल्डिंग, वेल्डिंग होता है जोड़ना, ये अब अच्छी तरह से जुड़ जाएगी, इसमें इतनी ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगी कि आप इसको अलग ही नहीं कर सकते, या आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा इसको अलग करने में, एज कंपेयर टू जब ये सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ नहीं था। फ्रिक्शन तो ज्यादा थी पर इतनी ज्यादा नहीं थी
कि आप इस बॉडी को चला ही नहीं सकते थे, बट एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन का लेवल जो कि ये था वो बढ़कर ये नहीं, ये भी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि अब आप उसको अलग ही नहीं कर पाओगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, एक बार कॉल ले लूं मैं, कोई फोन आ रहा है, फिर करता हूँ। हेलो हेलो जी सर, मैं अभी राइट नाउ क्लास में हूँ, मैं फ्री होके बात करता हूँ। ओके, अब ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग तो ये फ्रिक्शन कम होनी चाहिए थी, जैसे आपने आंसर दिया, बट यहाँ फ्रिक्शन एकदम से बढ़ गई, तो यहाँ पर ओल्ड व्यू फेल हो जाता। एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन का एकदम से बढ़ना तो एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन का बढ़ना, तो आप एक क्वेश्चन बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फ्रिक्शन between two bodies having extra smooth surface surfaces increases by large amount। ये तो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेन करना है इसको, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन इट, व्हाई फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज having extra smooth surface increases by large amount। इसका आंसर ओल्ड व्यू के पास नहीं है, ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग तो फ्रिक्शन होनी नहीं चाहिए थी, इसका आंसर आएगा मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग। इसी में मैं मॉडर्न व्यू भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज दैट इट इज एक्सप्लेन्ड बाय मॉडर्न थ्योरी या मॉडर्न व्यू। व्हाट इज दैट? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, यहां से मैं मॉडर्न व्यू को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, the cause of friction is intermolecular forces, intermolecular forces of attraction, intermolecular forces of attraction between the molecules of two surfaces in contact। एक बार यहां तक लिख लो, between the molecules of the two surfaces in contact, लिख लिया यार, क्लियर करूं स्क्रीन? देखो होगा क्या, कंसेप्ट को समझो आप। होगा ये कि जो मॉडर्न व्यू है ना, वो ये कहता है कि फ्रिक्शन का कारण इरेगुलरिटी नहीं है, फ्रिक्शन का रीजन है मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब दो सरफेसेस को टच में लेके आते हैं, कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस आती हैं। अब जितने मॉलिक्यूल ज्यादा टच में होंगे
उतनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। अगर ये सरफेस इरेगुलर होगा, नीचे वाला भी सरफेस इरेगुलर होगा, तो बहुत कम मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ रहे हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी। जैसे ही आपने इसको स्मूथ किया, एक्स्ट्रा स्मूथ किया, तो ऑलमोस्ट सारे ही मॉलिक्यूल टच में आ गए। इनके टच में आने से ये जो इंटरेक्शन है वो बढ़ेगी। जब मैं इसको इसके ऊपर मूव करूंगा तो ये अट्रैक्शन इसको रोकेगी आगे जाने से। तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग इरेगुलरिटी कारण नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग इरेगुलरिटी है, और एक्चुअल में दोनों ही रीजन है। एंड इंटरलॉकिंग भी तो एक कारण है ही ना, बट वो फेल कब हुई थ्योरी? एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस पे। जैसे ही एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस हुआ, ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन तो ऑलमोस्ट जीरो होनी चाहिए, बट फ्रिक्शन बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। तो फिर हम मॉडर्न थ्योरी लेके आए। मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि जब आप सरफेस को एक्स्ट्रा स्मूथ करते हो, तो एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल कम्स इन कांटेक्ट विद द अदर मॉलिक्यूल, जिससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये बॉडी इसके ऊपर मूव नहीं करेगी इजिली। यस, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मॉडर्न व्यू के हिसाब से इरेगुलर पे फ्रिक्शन कम होनी चाहिए, बट जैसे जैसे उसको स्मूथ करते जा रहे हैं, फ्रिक्शन उसकी तब कम होती है, जबकि इसके अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि नट शेल में आप दोनों थ्योरी को लेके चलते हो, एक ओल्ड व्यू और एक मॉडर्न व्यू। अब कौन सा कहाँ डोमिनेट कर रहा है? जब रफनेस ज्यादा थी तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम थी, बट रफनेस ज्यादा से इंटरलॉकिंग ज्यादा हो, तो ये वाला डोमिनेट कर रहा है इससे, तो नेट में फ्रिक्शन ज्यादा है। जैसे ही मैंने इसको स्मूथ किया, हल्का सा स्मूथ किया, ये वाला कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन कम होने लगी, इसके अकॉर्डिंग बढ़ने लगी, बट टोटलिटी में इससे थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि ये इफेक्ट अभी डोमिनेट कर रहा है। बट एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस में तो ये इफेक्ट रहा ही नहीं, सारा का सारा कौन सा इफेक्ट आ गया? मॉडर्न थ्योरी का। और एक देखो, जब आप 99% से 100% स्मूथ कर रहे हो, तो 99% के जो गैप थे बहुत जगह पे, तो सारे खत्म हो गए उसी इंस्टेंट पे, और बहुत सारे मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ गए जो कि 1% कम में नहीं थे। उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एकदम से इंक्रीज करेंगी, और वो आपकी ऑपोजिशन को बढ़ा दे। रहेंगे दोनों इफेक्ट, मॉडर्न भी और ओल्ड भी। अब कौन सा फैक्टर कहाँ ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग नेट में फ्रिक्शन फोर्स आएगी। तो जब हम सरफेस को स्मूथ करते जा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स नो डाउट कम होती जा रही है, क्योंकि इंटरलॉकिंग वाला फैक्टर अभी भी डोमिनेशन में है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बट जब हम 95% के बाद स्मूथनेस पे आ रहे हैं, तो एकदम से मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा टच में आने शुरू हो, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती गई, और तब जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगी वो ज्यादा अमाउंट में आएगी। तो इसका आंसर ये रहेगा कि एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन का कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बढ़ना है, और जिससे फ्रिक्शन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप दो बॉडी को अलग ही नहीं कर पाते। कम कब होगी? कम ये देखना, एक्स्ट्रा स्मूथ छोड़ दो, स्मूथ पे कम हो। एक्स्ट्रा का मतलब है कि आपने गैप छोड़ा ही नहीं, और एक्स्ट्रा स्मूथ बनाना भी रेयर है। आप कह रहे हो ग्लास एक्स्ट्रा स्मूथ है, माइक्रोस्कोप से देखोगे इसमें भी इरेगुलरिटीज मिल जाएंगी। तो आप इसको आइडियल सिचुएशन मानो। तभी मैंने कहा था बीच में पानी डाल दो, दो ग्लास की स्लाइड के बीच में पानी डाल दो, सो दैट कि वो वाला गैप भी फिल हो जाए, फिर वो एक्स्ट्रा स्मूथ बन जाएंगी। फिर आप उनको स्लाइड करके देखना, आपसे नहीं होगा जल्दी से स्लाइड, ऐसे लगे जैसे जुड़ गई है। इसी को कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। एक तो होती है हॉट वेल्डिंग, दो चीजों को गर्म करके आपस में वेल्ड कर देते हैं। इसमें कुछ गर्म नहीं किया,
या आपने फ्रिक्शन का फायदा उठाया, एक्स्ट्रा स्मूथ किया और दोनों को थोड़ा सा दबाया और वो जुड़ गए, तो एक्स्ट्रा स्मूथ है। यस बेटा, फिर नहीं, दोनों सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ है। उसमें फ्रिक्शन लिटिल बिट तो कम होगी क्योंकि एक आपका एक्स्ट्रा स्मूथ है, एंटेंगलमेंट कम होगी, बट मॉलिक्यूल इन कांटेक्ट ज्यादा नहीं होंगे ना। दूसरा सरफेस रफ है, एक सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ है लाइक दिस, और एक सरफेस के अंदर ही इरेगुलरिटीज है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो उसके अकॉर्डिंग कम हुई ना। ओल्ड व्यू इसलिए नहीं लग रहा कि नीचे वाला इरेगुलर नहीं है, इसमें सिर्फ मॉडर्न व्यू से आप फोर्सेस निकालो। जब दो चीजें आपस में फंस ही नहीं रही, इंटरलॉकिंग ही नहीं हो रही, तो फिर ओल्ड व्यू तो इंटरलॉकिंग वाला व्यू है। तो इसमें देखोगे मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग कितने मॉलिक्यूल कांटेक्ट में है, और ज्यादा स्मूथ करोगे, एक सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ है, और ज्यादा स्मूथ करोगे तो और ज्यादा मॉलिक्यूल टच में आएंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल टच में आएंगे उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेगी, उतनी ऑपोजिशन बढ़ेगी। आप ये समझ लो, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप ऐसे समझ लो जैसे आपने दो लोगों के हाथों को बांध दिया, अब एक चलने की कोशिश कर रहा है और एक नहीं चल रहा, तो ऑपोजिशन आएगी ना, आएगी। या तो दोनों एक साथ चलें एक ही स्पीड से, कोई ऑपोजिशन नहीं। आप ग्राउंड के ऊपर एक बॉडी को चला रहे हैं, किसकी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। मान लो ये ग्राउंड नहीं है, ये भी बॉडी है कोई, ये भी अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन दिस। फ्रिक्शन है क्या, ऑपोजिशन। ये दो लोगों की हाथ बांध दिए और दोनों को कहा कि आप सेम स्पीड से चलो, तो क्या ये ऑपोजिशन देंगे चलने में, कैसे देंगे, नहीं देंगे। लेकिन जैसे इनको ये ऑर्डर दिया कि आप अब सेम स्पीड से नहीं चलो, अब ये जा रहा है 10 की स्पीड से और ये जा रहा है 5 की स्पीड से, 5 वाला स्लो है, ये फास्ट है, फास्ट वाला इसको खींचने की कोशिश करेगा, स्लो वाला इसको खींचने की कोशिश करेगा, तभी आएगी ना ऑपोजिशन। फ्रिक्शन तब आएगी जब रिलेटिव मोशन होगा, जब रिलेटिव मोशन ही नहीं होगा देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन। अब आप जिस बेंच पे बैठे हो, ना तो आप जा रहे हो ना बेंच जा रहा है, आप और बेंच के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। आप ग्राउंड पे खड़े हो, चाहे आपके पैर कितने ही बड़े क्यों ना हो, इतने बड़े बड़े पैर है, लेकिन आप चल नहीं रहे, तो ग्राउंड क्या करेगा, आपके साथ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस तो लगाएगा, लेकिन ये फोर्सेस तभी अपोज करेंगी जब आप इस पैर को स्लाइड करने की कोशिश करोगे, है ना। अगर आप खड़े तो खड़े हो, तो जनरली बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि फ्रिक्शन तो एवरीवेयर है और हर वक्त लगती है, हर वक्त नहीं लगती, इट कम्स इनटू प्ले। डेफिनेशन को ध्यान से सुनो, पहले आपने लिखी हुई है, इट इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले। ये कब आएगी सामने, वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन। नहीं होगा बेटा, चल ही नहीं पाओगे, अगर आपके पैर भी एक्स्ट्रा स्मूथ होंगे, पैर ही जम जाएंगे वहां पे, उठेगा ही नहीं पैर, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने जोड़ दिया हो, बांध दिया हो। फिर कुछ लोग जोर लगा लगा के आपको फाड़ेंगे वहां से, या शूज खोल दो बस, क्योंकि एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस का मतलब है फ्रिक्शन, जब आप चलने की कोशिश करोगे फ्रिक्शन इनफाइनाइट हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, वो आपके पैर को मूव ही नहीं करने देगी, जम जाएगा आपका पैर। आप कभी किसी ग्लास का फर्श बनाओ कहीं पर चलने के लिए, और उसके ऊपर आपने शूज एक्स्ट्रा स्मूथ डाल लिए हो, आप चल ही नहीं पाए, स्टिक कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, या बहुत जोर लगा के फाड़ना पड़ेगा पैर को, खुद को, ऐसे नहीं चल पाओगे जैसे आप चलते हो मोस्ट। तो फ्रिक्शन नहीं होती बेटा, तो फ्रिक्शन स्लिपिंग, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपना नाम बताओ वानी।
ओके, स्लिपिंग क्यों होती है और स्किडिंग क्यों होती है? अब आपने दो टर्म मेरे से पूछी है, अब मैं दोनों टर्म को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्लिपिंग, आप स्लिप क्यों करते हो? आपने एक ऐसे सरफेस पे पैर रखा जहां फ्रिक्शन बहुत कम थी, जहां पर फ्रिक्शन बहुत कम थी। फ्रिक्शन आपको, जैसे ही आपने फर्श को पुश किया ना पीछे की तरफ, अल्टीमेटली फ्रिक्शन आपको आगे की तरफ मिलती है, क्योंकि आप फोर्स लगाते हो पीछे और उस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आ जाता है ना, इधर एफ कॉस थीटा, और फ्रिक्शन आती है सामने की तरफ। वो आपको बैलेंस करके रखती है, पैर को अपोज करती रहती है। अगर ये वाली फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, ये वाला फोर्स आपके पैर को पीछे ले जाए। बॉडी आपकी पैरों के ऊपर खड़ी है, इनर्शिया ये कहता है कि बॉडी अपने आप अपनी स्टेट नहीं बदलती। पैर तो दोनों ही पीछे चले गए, बॉडी वही है, तो आप क्या कर जाते हो, स्लिप कर जाते हो। स्लिपिंग कहाँ होगी, जहां पर फ्रिक्शन कम हो। और आप मूव कहाँ नहीं कर पाओगे, जहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो। सिंपल लॉजिक। कई बार मड मड के अंदर स्लिप करता है पैर, टायर भी, या सड़क के ऊपर कोई ऑयल गिरा हो तो स्लिपिंग हो जाती है। उसका रीजन ये है कि ऑयल क्या करता है, जो सड़क बनी होती है, रोड, वो अनइवन होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ऐसे देखने में आपको प्लेन लगती होगी, लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती है। ऑयल उन इरेगुलरिटी को कुछ हद तक फिल करता है, 100% नहीं करता, कुछ हद तक फिल करके उसको स्मूथ बनाता है, एक्स्ट्रा स्मूथ नहीं बनाता। स्मूथ बनाने से फ्रिक्शन कम हो जाती है, और जब आप उस पर पैर रखते हो, पैर से आप अर्थ को या उस जगह को पीछे पुश करते हो, जिसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन आपको हेल्प करती है, जैसे यहाँ हेल्प कर रही है। अगर वो हेल्पिंग फोर्स नहीं होगी तो आपका पैर पीछे चला जाएगा, तो वहां आप स्लिप कर जाओ। वो बेटा स्लिप नहीं करते हैं, वो गिर जाते हैं। वो किसी किनारे पे पड़ते हो तो अलग डायरेक्शन में फोर्स लगती है जो बैलेंस नहीं होती। स्लिपिंग पत्थरों से नहीं होती, या वो पत्थर रिजिड नहीं होते, वो जैसी टायर उस पर फोर्स लगाता है वो खुद अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो टायर उनके साथ चला जाता है। उसका कारण ये नहीं होता। एक बार दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, जो बच्चे कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है क्या स्लिपिंग क्यों होती है और आप क्यों नहीं चल पाते हो एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस पे? यस सर। इसका रीजन बताता हूँ कि जब हम चलते हैं, आप जब चलते हो ना, तो आप ऑब्जर्व करना अपने लेग मूवमेंट को। आप अर्थ को किसी एंगल से पुश करते हो, इस किसी भी सरफेस को आप किसी एंगल से पुश करते हो, जिसका रिएक्शन आपको मिलता है इक्वल एंड अपोजिट। और इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो कि आपके पैर को पीछे की तरफ लेके जाता है, एफ कॉस थीटा, जिसको रोकने के लिए फ्रिक्शन आपको हेल्प करती है बैलेंस बना के रखने के, कहीं पैर बॉडी के कंपैरेटिवली बहुत पीछे ना चला। अगर फ्रिक्शन ना हो, तभी तो हम कहते हैं अगर फ्रिक्शन ना हो तो चलना ही मुश्किल है, आप चल ही नहीं पाओगे, आप स्लिप ही करते रहोगे। इसलिए फ्रिक्शन इज नेसेसरी। यहाँ फ्रिक्शन आपको हेल्प कर रही है चलने में, और अगर किसी बॉडी को स्लाइड करते हो तो उसको स्लाइड करने से रोकती है। तो फ्रिक्शन हमारे लिए दो काम कर रही है, एक फ्रिक्शन नेसेसरी भी है और एक फ्रिक्शन एविल बुराई भी है, क्योंकि वो हमें रोकती भी है, हमारे मोशन को रिटार्ड करती है। बाइक का पेट्रोल ज्यादा लगता है क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ता है, लेकिन अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो आप चल ही नहीं सकते। व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये हम अलग लेक्चर में लेंगे। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि स्लीपिंग क्यों होगी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
हाँ, आइस के ऊपर स्केटिंग कर सकते हैं। स्केटिंग इसलिए करते हैं आइस पर क्योंकि स्केटिंग करना आसान होता है, वहां पर ओपोजिशन कम होती है, आइस की फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कम होता है बाकी मटेरियल से। और स्केट करने का मतलब है रोलिंग करना, और रोलिंग फ्रिक्शन वैसे ही कम होती है, इसलिए आइस के ऊपर ही बच्चे स्केट करते हैं ताकि आपको ओपोजिशन कम मिले, आप फ्री फ्लो मूव कर पाओ। जीरो नहीं होती, कम होती, जीरो नहीं होती, कम होती। बेटा दोनों ही चीजें, ब्लेड्स वाले भी काम है। पर्पस क्या है, ब्लेड का टेक्निकली कोई और यूज होगा कि उनको टर्न करना आसान होता होगा, मे बी फास्ट चल पड़ते होंगे, बट अगर ये व्हील है या आप ब्लेड वाली आइस ले रहे हो, वहां पर हो रही है स्लाइडिंग। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन इससे तो लिटिल बिट ज्यादा होगी, इससे लिटिल बिट ज्यादा होगी, बट क्योंकि नीचे आइस है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताऊंगा, आइस का म्यू बहुत कम होता है, इसलिए वो वहां ऑपोजिशन कम देते हैं। बाकी ब्लेड और रोलिंग का, स्केट्स का कोई टेक्निकल चेंज होता होगा जिससे उसको बेनिफिट होता होगा, मुझे नहीं पता उस बारे में, बट एक ही रीजन है कि फ्रिक्शन कम हो, चाहे वो स्लाइडिंग हो चाहे वो रोलिंग। ओके, अब आप हेडिंग बनाओ, फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी जो मैं टर्म यूज कर रहा था ना, वो हेडिंग बनाओ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको म्यू से डिनोट करेंगे, सिंबल है ये म्यू, ऐसे करके, ऐसे करके म्यू, म्यू से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है म्यू, ध्यान से सुनो। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन two surfaces in contact is found to be directly proportional to the normal reaction, directly proportional to the normal reaction। नॉर्मल रिएक्शन समझते हो? जैसे ये एक बॉडी है, सरफेस के ऊपर ये एक बॉडी पड़ी है, इसका वेट नीचे की तरफ लगता है, और इसी का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ लगता है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन पे। सर एक बार दोबारा बताना, आवाज नहीं आ रही थी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बता, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली proportional to the normal reaction, to the normal reaction। जैसे फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पर इस केस में नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो गया, बॉडी के वेट के। जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो यहाँ पर म्यू आएगा, म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिखो आप, म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, mu is called coefficient of limiting friction। नोट कर लिया बेटा, ये आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, इतना नोट कर लिया। म्यू क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है उनके लिए फिक्स है, ऐसे नहीं कि म्यू की कोई फिक्स वैल्यू है। अब वुड के साथ म्यू कुछ अलग होगा,
वुड का आयरन के साथ म्यू कुछ अलग होगा, वुड का कंक्रीट के साथ म्यू कुछ अलग होगा, वुड का सैंड के साथ म्यू कुछ अलग होगा, वुड का वाटर के साथ कुछ अलग होगा। तो म्यू की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टेक्ट। लिख लो, द वैल्यू ऑफ म्यू, द वैल्यू ऑफ म्यू depends on the nature of surfaces in contact. उस पे डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टेक्ट। तो आप फिक्स नहीं कर सकते, वुड का वुड के साथ अलग होगा, वुड का आयरन के साथ अलग होगा, आयरन का आयरन के साथ अलग होगा। और ऐसा कुछ याद भी नहीं करना, आपको दिया होगा न्यूमेरिकल के अंदर म्यू की वैल्यू। म्यू के कोई यूनिट नहीं होते, इट हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन, नो यूनिट, नो डायमेंशन। इसके ना तो यूनिट है ना ही डायमेंशन। इट हैज नो यूनिट, नो, म्यू हैज नो यूनिट, नो। अगर मेरे पास आपकी केमिस्ट्री की क्लास मोस्ट प्रोबेबली ऑफ है बब्बर सर वाले बच्चों, इसलिए कह रहा हूँ कि 12th वाले बच्चों की ऑफ थी। मैसेज आया कोई? पता नहीं, वो बच्चे गए थे वहाँ, लेकिन सर ने कहा कि हेल्थ प्रॉब्लम है, एक बार मैसेज डाल के पूछ लेना। चलो 1 मिनट यहाँ देखो, बाद में बात करो। इसका मास है 30 किलोग्राम, इसका मास कितना है? 30 किलोग्राम। इनके बीच का जो म्यू है वो मुझे दिया हुआ है 0.6। हाँ, इतना याद करना, म्यू की वैल्यू ना 1 से बड़ी नहीं होती, 0 और 1 के बीच में होता है। इक्वल का साइन भी मत लगाओ बेशक, प्रैक्टिकली म्यू 1 भी नहीं होता और 0 भी नहीं होता, बिटवीन 0 एंड 1। बट थ्योरेटिकली हम इक्वल लगा देते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में हम बना सकते हैं म्यू इक्वल टू 1। स्पेशल केसेस में एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेसेस बना सकते हैं। तो अगर म्यू की वैल्यू 0.6 है तो इसका वेट कितना होगा? 300। 30 इंटू जी होता है ना क्या? 1 मिनट बेटा, जल्दबाजी में। अभी तो ये बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है? 180। ये वो लिमिट होगी जो आपकी पॉकेट में मैंने 100 रुपए डाले थे उसमें, याद है? मैंने डाले थे, तुम्हारे पास थे पहले से। तो अब 180 आपकी लिमिट होगी। इस बॉडी को चलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए? यस, अगर मैं यहाँ 170 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ तो फ्रिक्शन कितनी आएगी? सेल्फ एडजस्ट करेगी ना, बॉडी चलेगी, एक्सेलेरेशन 0, एक्सेलेरेशन। बट अगर इसी केस में मैं फोर्स लगा रहा हूं 190 और फ्रिक्शनल की लिमिट कितनी है? 180। बॉडी का मास कितना है? क्या बॉडी चलेगी? कितनी नेट फोर्स से चलेगी? दोनों फोर्सेस का डिफरेंस ले लो, 190 माइनस 180, 10 न्यूटन। और एक्सेलरेशन कितनी होगी? 10 बाय मास 1/3 मीटर पर सेकंड होगी। तो कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स की एक्सरसाइज करेंगे क्लास में। आज भी आप कंसेप्ट रीड करो, और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं मैंने अभी अपलोड करने वाला हूँ शीट। आज का दिन है, तुम्हारे पास सॉल्व कर लेना उसको। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल उसके डाउट करेंगे। हाँ बेटा, आप कर दूँ, आप तो क्लास है।
ग्रुप में डाल देना। डेली आया करो।